जब भी बात होती है शेयर मार्केट के अंदर डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग की, तो वहाँ बिगिनर्स के मन में एक क्वेश्चन हमेशा आता है, डेट हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक फॉर इन्वेस्टिंग, कि भाई किन शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाए। 5,000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, उसमें से कैसे सिलेक्ट करें कि हमें किस कंपनी को एनालाइज करना है, क्योंकि सारी कंपनीज को एनालाइज करने बैठेंगे तो 5,000 से ज़्यादा कंपनी से बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमें कैसे पता लगे, हम कैसे उन कुछ सिलेक्टेड कंपनीज को चूज़ करें जिनको हमें एनालाइज करना है, हम इन्वेस्ट कैसे करें उनके अंदर, या किस तरह से उनको सिलेक्ट करें किस में इन्वेस्ट करना है। तो आज मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ जिससे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि स्टॉक को पिक कर सकते हो इन अंडर 1 मिनट। मतलब 1 मिनट तो नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा उसका एनालिसिस में, बट हाँ फिल्टर आउट कर सकते हो स्टॉक्स को किन में आपको इन्वेस्ट करना है। बट बिफोर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, डेट इस वीडियो में मैं जो भी स्टॉक्स बताऊँगा कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं होगा। और दूसरी चीज़ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र या एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो आपको जो भी करना है आप अपनी एनालिसिस करके ही करिए। मैं जस्ट एक ब्लूप्रिंट आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको चेक करना चाहिए, कैसे स्टॉक्स आपको सिलेक्ट करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। जो सबसे फर्स्ट स्टेप आती है एक किसी भी शेयर को चूज़ करने की, सबसे फर्स्ट स्टेप आपने एक इन्वेस्टर का नाम सुना होगा, एक ऑथर का नाम सुना होगा, पीटर लिंच। वो कहते हैं डेट आपको उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो। राइट, हमारे रतन टाटा जी भी यही कहते हैं कि वो प्रोडक्ट कभी मत बेचना जिसे तुम खुद यूज़ ना कर सको। तो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जो कि आप खुद यूज़ करते हो, क्योंकि आप अल्टीमेटली शेयर खरीदने के थ्रू कंपनी में इन्वेस्ट आप कर रहे हो। एक तरह से वो कंपनी ही आप खरीद रहे हो, उसका एक शेयर है, आप कंपनी का खरीद रहे हो। वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि जब भी मैं शेयर खरीदता हूँ तो मैं शेयर नहीं खरीदता, मैं उस कंपनी को खरीद रहा हूँ, इस नज़रिए से उसका एनालिसिस करता हूँ। तो सबसे फर्स्ट जो चीज़ आपको देखनी है वो है, आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी होगी। लिस्ट करनी है किन चीज़ों की, तो लिस्ट डाउन वो सारे प्रोडक्ट्स, लिस्ट डाउन द प्रोडक्ट्स यू यूज़ डेली। जिन भी कंपनीज के प्रोडक्ट्स आप डेली यूज़ करते हो उनकी एक लिस्ट बनानी है आपको। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ट्रिक है स्टॉक्स को पिक करने की बिगिनर्स के लिए। तो उनकी एक लिस्ट बनानी है। तो जैसे आपने मान लो सुबह उठा, आपने कोलगेट से ब्रश किया, तो आपने कोलगेट का नाम लिस्ट में डाल दिया। फिर आप नहाने गए, मान लो आपने साबुन यूज़ किया, आपने फॉर एग्जांपल कोई भी लक्स का साबुन आपने यूज़ किया, वो आपने डाल दिया। आपने फोक का सेंट यूज़ किया, फोक का सेंट लगाया आपने, वो डाल दिया। आपने रेमंड के कपड़े पहने तो आपने रेमंड डाल दिया। फिर आपने देखा है कि भी आप गाड़ी कौन सी चलाते हो, आप मारुति की गाड़ी चलाते हो, आपने मारुति डाल दिया, मारुति सुजुकी। आपके पास में एक स्कूटर भी, आपके पास टीवीएस का स्कूटर है तो आपने टीवीएस नाम डाल दिया। फिर आपने और भी इसी तरह से एनालाइज किया कि भाई आप स्टेशनरी कौन सी यूज़ कर रहे हो, आप क्लासमेट की बुक्स यूज़ करते हो, नोटबुक्स यूज़ कर रहे हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो, या फिर स्टूडेंट नहीं भी हो तो भी हम जनरली यूज़ करते हैं ऑफिस के अंदर भी, तो आप क्लासमेट की नोटबुक यूज़ कर रहे हो, वो चीज़ आपने देखी। फिर आपने देखी कि भैया अभी दीपावली आने वाली है, दिवाली का आपने कपड़े खरीदे, आपने शॉपिंग करी, आपने कपड़े लिए दिवाली के, और वेडिंग्स का भी सीज़न आने वाला है दिवाली के बाद, तो आपने उसके लिए भी कपड़े खरीदे। तो आपने मान्यवर से कपड़े खरीदे, आपने मान्यवर के शोरूम में आप गए, वहाँ से आप कपड़े खरीदे, आपने मान्यवर नाम डाल लिया। आप गाड़ी में पेट्रोल, आपने देखा पेट्रोल किस कंपनी से भराते हो, किस पेट्रोल पंप से, आप मान लेते हैं इंडियन ऑयल से आप पेट्रोल भरवाते हो, तो आपने इंडियन ऑयल नाम डाल लिया लिस्ट में। फिर आपने देखा कि भैया मैं सिम कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, मान लेते हैं आप वीआई का सिम यूज़ कर रहे हो, वोडाफोन आइडिया का, आपने वोडाफोन आइडिया डाल लिया लिस्ट के अंदर। आप या एयरटेल या जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो नाम आपने डाल लिया। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे, वोडाफोन आइडिया आपने यहाँ पे डाल लिया लिस्ट के अंदर। फिर आपने और आगे एनालिसिस की और ट्रैक किया, तो आपने देखा कि भैया मैं जब बाहर जाता हूँ मिनरल वाटर कौन सा लेता हूँ, तो मैं बिस्लेरी का मिनरल वाटर लेता हूँ, बिस्लेरी नाम आपने डाल लिया। आपने देखा, अब देखो अगर आप सिगरेट पीते होंगे तो मतलब वैसे तो पीना नहीं चाहिए, बट इन जनरल में बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो अगर आप सिगरेट पीते हो तो आपको पता है कि सिगरेट के अंदर आईटीसी सबसे बड़ा ब्रांड है, आईटीसी की कोई ना कोई सिगरेट आपने ज़रूर पी होगी, तो आईटीसी नाम आपने डाल लिया। राइट, इसी तरह से आप बिस्किट कौन सा खाते हो, आप मान लेते हो गुड्डे का बिस्किट खाते हो, गुड्डे आपने डाल लिया। आप चॉकलेट में आप इक्लेयर्स चॉकलेट खाते हो फॉर एग्जांपल,
तो आपने इक्लेयर्स नाम डाल दिया, आपको इक्लेयर्स चॉकलेट बड़ी पसंद है वो आपने डाल दिया नाम के अंदर। बोरोप्लस यूज़ कर दो, सर्दी आने वाली है, आप बोरोप्लस यूज़ कर दो, आपने बोरोप्लस ही नाम डाल दिया, राइट। तो इस तरह से एक लिस्ट अपने छोटी सी प्रिपेयर अपनी कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो सेकेंड स्टेप है कि आपको चेक करना है कि भैया ये कंपनीज लिस्टेड भी है या नहीं। मैं यहीं लिख लेता हूँ कहीं, स्पेस थोड़ी सी कम है। चेक दियर लिस्टिंग, कि भैया ये कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड भी है या नहीं, कौन सी कंपनीज लिस्टेड है कौन सी नहीं है। तो आपने देखा कि भैया कोलगेट लिस्टेड है क्या, तो यस लिस्टेड है कोलगेट। फिर आप इसको एक काम करते हैं, चॉकलेट से ट्राई करते हैं। फिर आपने देखा कि भैया आप यहाँ पे कोलगेट के बाद में लक्स आपका आपने साबुन यूज़ किया। लक्स जो है वो एक HUL का ब्रांड है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का। तो HUL, तो हाँ हिंदुस्तान यूनिलीवर भी लिस्टेड है। कई बार आपको इनके नाम से कंपनीज मिल जाएंगे स्टॉक एक्सचेंज पे, कई बार प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जैसे लक्स HUL का एक प्रोडक्ट है तो HUL का लिस्टेड है। फिर फोग आपने देखा तो फोग लिस्टेड है क्या, तो फोग जो है वो एक विनी कॉस्मेटिक्स नाम की कंपनी है, उसकी उसका ब्रांड है फोग। तो आपने तो विनी कॉस्मेटिक्स लिस्टेड है क्या, यस लिस्टेड है। आपने देखा रेमंड लिस्टेड है, यस लिस्टेड है। फिर आपने देखा मारुति सुजुकी लिस्टेड है, हाँ लिस्टेड है। फिर आपने देखा कि TVS भी लिस्टेड है, तो TVS भी लिस्टेड है भैया। फिर आपने देखा कि भैया क्लासमेट जो है वो ITC का एक ब्रांड है, क्लासमेट भी ITC का एक नोटबुक ब्रांड है, तो ITC भी लिस्टेड है। फिर आपने देखा मान्यवर, मान्यवर जो है क्या ये लिस्टेड है, तो मान्यवर जो है वो एक वेदांत फैशंस का एक ब्रांड है और ये कंपनी वेदांत फैशंस। मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर एक फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो बना दूँ, क्योंकि मेरी टॉपिक रहेगी ये दिवाली के लिए। अगर आप पूछोगे तो इसके कई सारे रीजंस है, अगर आप बोलोगे कमेंट में बताओ तो मैं तुम्हें एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। बाय द वे कोई स्टॉक रिकमेंडेशन है तो यस वेदांत फैशन भी लिमिटेड लिस्टेड है, सॉरी। फिर आपने देखा कि इंडियन ऑयल लिस्टेड है, यस लिस्टेड है। क्या वोडाफोन आइडिया लिस्टेड है, लिस्टेड है। बिस्लेरी लिस्टेड है, लिस्टेड है। फिर आपने देखा ITC लिस्टेड है। गुड डे जो है वह ब्रिटानिया का ब्रांड है, आपको तो पता ही होगा। तो भैया ब्रिटानिया लिस्टेड है, यस लिस्टेड है। अब क्या इक्लेयर्स जो है, इक्लेयर्स पार्ले का एक ब्रांड है, तो पार्ले भी लिस्टेड है। नहीं है सॉरी, पार्ले लिस्टेड नहीं है। हाँ पार्ले कंपनी पार्ले नाम से एक लिस्टेड है, बट वो ये वाली पार्ले नहीं है। वो पार्ले जो है वो पेपर्स बनाती है। पहले मुझे भी ये लगा था कि यही पार्ले होगी, फिर मैंने थोड़ी एनालिसिस करी तो पता चला कि वो दूसरी पार्ले, ये पार्ले लिस्टेड नहीं है। फिर आपने देखा बोरोप्लस, तो बोरोप्लस इमामी का एक ब्रांड है और इमामी लिस्टेड कंपनी। आपने भैया खाना ऑर्डर किया, आपने स्विगी से मंगवाया, आपने देखा स्विगी लिस्टेड है, स्विगी भी लिस्टेड नहीं है। आपने कोई पेमेंट करी, आपने पेटीएम से पेमेंट करी मान लेते हैं, आपने पेटीएम से पेमेंट करी तो पेटीएम भी सॉरी पेटीएम लिस्टेड है। आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, आपने LIC से इंश्योरेंस करवाया हुआ LIC, ये लिस्टेड है। तो ये आपने इनकी लिस्टिंग चेक करी कि भैया कौन सी कंपनीज लिस्टेड है कौन सी लिस्टेड नहीं है। अब जो कंपनीज लिस्टेड नहीं है उनको तो आपने लिस्ट से निकाल दिया, अब फोकस करना है जो लिस्टेड कंपनी से। क्या आपको चेक करना है कि इनके पास में एक इकोनॉमिक मोड है, इकोनॉमिक मोड। अब थोड़ा समझ लेना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या कोई इकोनॉमिक मोड भी है? इकोनॉमिक मोड मतलब कि ऐसी चीज़ कि भैया वो उस बिजनेस के पास एक तरह से मोनोपोली आप कह सकते हो। जैसे जियो के पास में अपना इकोनॉमिक मोड है। जैसे यहाँ पे मारुति सुजुकी, भैया उसका अपना एक इकोनॉमिक मोड है, उसके अपनी एक मोनोपोली है कि भैया उससे वो कम प्राइस में अच्छी कार प्रोवाइड करता है। कोलगेट के पास इकोनॉमिक मोड है, उसके पास टूथपेस्ट के अंदर सबसे बड़ा मार्केट शेयर है इंडिया के अंदर। जैसे यहाँ पे ITC के पास में इकोनॉमिक मोड, सिगरेट के अंदर सबसे बड़ा प्लेयर ITC से के अलावा अपने सिगरेट में मुझे नहीं लगता कि किसी ज़्यादा ब्रांड्स के भी पी होगी सिगरेट। उसी तरह से हम बात करें क्लासमेट, नोटबुक इंडस्ट्री में क्लासमेट बहुत बड़ा प्लेयर है। ITC यहाँ भी इकोनॉमिक मोड ITC के पास में। LIC के पास इकोनॉमिक मोड है, आपको पता ही है सबसे बड़ा प्लेयर है लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, आप ऊपर आई बटन पर जाके चेकआउट कर सकते हो। तो क्या इसके पास इकोनॉमिक मोड है? इकोनॉमिक मोड मतलब कि एक ऐसी पावर भैया, ये पूरा मान लो यहाँ नहीं यहाँ बनाता हूँ, ये पूरा एक बिजनेस वर्ल्ड है, ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रही है एंड ये रही आपकी कंपनी।
अभी ये जो कंपनी, क्या आपकी इस कंपनी के पास कोई इकोनॉमिक मोट है? ये पूरा मान लेते हैं इकोनॉमिक मोट है इसका। तो ये जो इकोनॉमिक मोट है, ये इकोनॉमिक मोट हेल्प करेगा कि भैया ये जो प्लेयर्स यहाँ वर्क कर रहे हैं ना, ये प्लेयर्स इस कंपनी को टक्कर ना दे सके, इसके कस्टमर्स ना ले सके। तो ऐसा एक इकोनॉमिक मोट आपके पास होना चाहिए जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ये वॉरेन बफेट भी कहते हैं। तो एक इकोनॉमिक मोट उसके पास है या नहीं, जो आपको चेक करना पड़ेगा। तो आपने चेक किया कि भैया उनके उसके पास इकोनॉमिक मोड भी है। कुछ कंपनी के पास जिनके पास नहीं है उनको आपने लिस्ट से अलग कर दिया, जैसे बिस्लेरी के पास में है, राइट। उसके बाद में पेटीएम का भी थोड़ा मार्केट शेयर कम हो रहा है। पेटीएम का मैं कह सकता हूँ कि नहीं, पिछली बार मैं कहूँ तो चलेगा। मेरे अकॉर्डिंग पेटीएम के पास कोई इकोनॉमिक मोड नहीं। हाँ ऑफकोर्स वो पहले था, बट अभी फ़ोन पे गूगल पे सब आ गए। पेटीएम के पास कोई ख़ास इकोनॉमिक मोड मुझे लगता नहीं है अब कि है। तो वो है टीवीएस है, फोक के पास अपना एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर है उसका भी, राइट। तो एचयूएल के पास बहुत अच्छा इकोनॉमिक मोड है। एचयूएल का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एफएमसीजी के अंदर इंडिया में एचयूएल से बड़ा किसी के पास नहीं, वो उसके लिए एक इकोनॉमिक मोड है। तो आपको देखना है कि उस कंपनी के पास एक इकोनॉमिक मोड भी है या नहीं। इस इकोनॉमिक मोड होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर लॉन्ग टर्म में बिजनेस को ग्रो करना है तो। देन फोर्थ स्टेप आप चेक करोगे उसकी P&L स्टेटमेंट को। तो यहाँ मैंने लिखा P&L स्टेटमेंट। आपको इसकी कंपनी की चेक करनी है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब बहुत लोग यहाँ पर घबरा जाएंगे कि भैया P&L कैसे पढ़े, हम तो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं, हम तो फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं। P&L को पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं, आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें देखनी जो मैं बता रहा हूँ। सबसे फर्स्ट आपको देखना है सेल्स कंपनी की। सेल्स कंपनी की ग्रो करनी चाहिए, कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है नहीं कर रही है। दूसरा आपको देखना है कंपनी का रेवेन्यू ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। रेवेन्यू सेल्स एक बात भी आप कह सकते हो। तीसरा आपको चेकआउट करना है यहाँ पे भैया कंपनी की नेट इनकम, यानी कि जो कंपनी का प्रॉफिट है, कंपनी का प्रॉफिट कंसिस्टेंटली ग्रो करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चेक करनी है। ये कुछ 2-3 चीज़ें हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी की चेक करनी है कि चीज़ें ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। आप सिंपली समझो, आप किसी दुकान को खरीदना चाह रहे हो, आप उसके अंदर क्या देखोगे, भैया वो दुकान पैसे भी कमा रही है नहीं कमा रही है। अगर पैसे कमा रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने सारा पैसा डाल दिया, उसने मान लो 1,000 का वो माल लाई थी, 1,000 का माल बेच भी दिया उसने, बट पता चल रहा है कि वो 100 रुपये पर प्रोडक्ट से माल लाई थी, लेकिन उस दुकानदार ने चूँकि माल नहीं बिक रहा था तो 70 रुपये पर प्रोडक्ट में माल बेचा, तो उसको 30 रुपये पर प्रोडक्ट का लॉस हुआ। तो ये फिर क्या फ़ायदा उसको लेने का, राइट। भाई उसका सेल्स तो ग्रो करे, बट प्रॉफिट भी तो ग्रो करना चाहिए, कंपनी पैसा भी तो कमाना चाहिए। अब इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस को आपने एनालाइज किया। प्रॉफिट एंड लॉस को एनालाइज करने के बाद में आपको अगली चीज़ जो देखनी है वो देखनी है कंपनी की बैलेंस शीट। अब अगेन कई सारे लोग यहाँ पे जो है घबरा जाएंगे। बैलेंस शीट कंपनी की चेक करनी, इसमें कोई फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें देखनी है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये पूरी एक बैलेंस शीट होती है आपकी। एक साइड होता है आपके यहाँ पे लाइबिलिटीज़ और ये होती है आपकी एसेट्स। क्लियर है इतना तो सबको, लाइबिलिटी एसेट। अब लाइबिलिटीज़ जो है, लाइबिलिटी वो सारी चीज़ें जो कंपनी को ओव करनी है, यानी कि कंपनी को देना है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, देना है, राइट। जैसे कंपनी के ऊपर कोई कंपनी ने किसी से लोन लिया है, कर्जा लिया है, वो कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी, एक क्रेडिटर्स डेट, कहीं से डेट लिया है कंपनी ने, उधार माल उठाया है, वो सब कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी। असेट्स वो सारी चीज़ें जो उस कंपनी के को पैसा कमाने में, उसकी अर्निंग में हेल्प करती है, राइट। तो असेट्स वो सारी चीज़ें जो कंपनी को अर्निंग्स में, उसके प्रॉफिट में, उसके रेवेन्यू में, उसकी सेल्स में हेल्प करती है। लाइक कंपनी की बिल्डिंग है, कंपनी का ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम कंपनी का होता है वो उसके लिए एक एसेट है। कंपनी के पास कंप्यूटर्स है, उसके पास मशीनरी, उसकी सारी चीज़ें एसेट्स से, सारी चीज़ों से पैसा कमाने में हेल्प कर रही है। अगर मशीनरी नहीं होगी कंपनी प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी,
तो कंपनी अर्निंग्स ही नहीं कर पाएगी। तो मशीनरी कंपनी के लिए एसेट है, राइट। क्रेडिटर्स कंपनी के लिए, जिस कंपनी ने उधार में माल लिया है वो सब कंपनी के लिए एक लायबिलिटी है। तो ये चीज़ चेक करनी है आपको, भैया कंपनी के पास में एसेट कितनी है। नंबर 1 चीज़, एसेट्स कितनी है, कंपनी की एसेट्स कितनी है और वो बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, कंसिस्टेंटली ग्रो हो रही है नहीं हो रही। दूसरी चीज़ चेक करनी है भैया कंपनी के पास लायबिलिटी कितनी है, यानी कि कंपनी के पास कमाने की कैपेसिटी कितनी है, कमाने की चीज़ें कितनी है और कंपनी को देना कितना है। अभी एसेट ग्रो करनी चाहिए, लायबिलिटी कम होनी चाहिए कंसिस्टेंटली। ठीक है भाई, पता चल रहा है भैया। मतलब अगर कंपनी के, मेरा ऐसा मानना है, अगर कंपनी के पास में जितनी एसेट है उसका लगभग डबल लायबिलिटी, जितनी कंपनी की लायबिलिटी है उसका डबल कंपनी के पास एसेट होना चाहिए। भाई अगर कंपनी के पास में 50 रुपये की लायबिलिटी है तो कंपनी के पास 100 रुपये या उससे ज़्यादा की एसेट्स होनी चाहिए, 100+, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी है, एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, एसेट्स बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, लायबिलिटी कम हो रही है या नहीं हो रही है। क्लियर है। हमने देखा कि भैया कंपनी P&L अच्छा है, कंपनी ने कंसिस्टेंटली कंपनी ग्रो कर रही है, अपने प्रॉफिट्स को भी कंपनी की सेल्स भी अच्छी बढ़ रही है, राइट। लाइक 2017 के अंदर कंपनी के पास ने 100 रुपये का प्रॉफिट किया था, 100 रुपये का रेवेन्यू किया था जिस पर 50 का प्रॉफिट किया था, 200 का रेवेन्यू किया उस पर 100 का प्रॉफिट किया, फिर 250 का रेवेन्यू किया उस पर भैया 150 का प्रॉफिट किया, राइट। कंपनी ने आप देख रहे हो, फिर 320 का प्रॉफिट रेवेन्यू किया उस पर 300 का प्रॉफिट कर लिया कंपनी ने। फिर यहाँ पर कंपनी ने 450 का सेल्स किया जिस पे कंपनी ने 320 का प्रॉफिट कमाया। यहाँ पे 500 का प्रॉफिट सेल्स किया जिस पे 400 का प्रॉफिट कंपनी ने कमाया। तो भैया कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, मतलब कि क्या इन्वेस्ट करना है आपको, नहीं। आपने बैलेंस शीट भी देखी, भाई कंपनी की एसेट्स भी बढ़ रही है, लाइबिलिटीज़ भी कम हो रही है, सब कुछ सेफ है, तो इन्वेस्ट कर देना, नहीं। अब मान लो कंपनी ने ये 400 रुपये का प्रॉफिट किया, 500 की सेल्स करी। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि भैया कंपनी ने उधार में माल बेच दिया और यहाँ सेल्स दिखा दी हो, प्रॉफिट दिखा दिया हो, लेकिन कंपनी के पास एक्चुअल कैश आया ही नहीं। कल को हो सकता है जिसको उधार माल बेचा वो लेके भाग गया, तो कंपनी के पास तो टफ टाइम्स के लिए पैसा ही नहीं बचा, कैश ही नहीं बचा कंपनी के पास। भाई अगर कोरोना जैसी सिचुएशन आ गया या कोई भी रिसेशन आ गया तो मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस के फेल होते हैं इसी नेगेटिव कैश फ्लो के कारण, कि भैया कैश फ्लो आपको चेक करना पड़ेगा। इसके लिए कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो कितना है, फ्री कैश फ्लो कितना है, अब ये कहाँ मिलेगा भैया, इसके लिए आप चेक करो कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत छोटी सी स्टेटमेंट होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैं अभी आपको एक टूल भी बताता हूँ जिसका नाम है टिकर टेप। टिकर टेप पर आप जाओ, टिकर टेप पे जाके आप किसी भी स्टॉक के बारे में सर्च करोगे, वहाँ से इजीली आप मोबाइल पर भी यूज़ कर सकते हो, साइड में आपको दिख रहा होगा। किसी भी कंपनी का आप यहाँ पर रिसर्च करोगे तो वहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट सब चीज़ दिख जाएगी आपको। इसके अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे नीचे आप पाओगे फ्री कैश फ्लो के नाम से एक सेक्शन आपको मिल जाएगा। उसको चेक करना है कि भैया वो फ्री कैश फ्लो भी बढ़ना चाहिए कंपनी का, और ये भी चेक करना है कि भाई अगर कंपनी ने इतना प्रॉफिट किया, इतनी सेल्स करी, तो उसके अगेंस्ट कैश फ्लो कितना है। भाई अगर कंपनी ने 400 का प्रॉफिट किया है तो कंपनी के पास में कैश फ्लो कितना है पता चल रहा है। कंपनी ने ठीक है 400 का प्रॉफिट कर लिया, बट कंपनी के पास कैश के नाम पे सिर्फ 100 रुपये आए हैं, बाकी 300 का माल उसने उधार पर बेच दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी ने जितना प्रॉफिट किया, सेल्स किया, उसका लगभग अकॉर्डिंग टू मी 60 to 70, 50 to 60% जो है वो उसके पास कैश फ्लो होना चाहिए, कैश उसके पास आना चाहिए, तभी बिजनेस लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाएगा, टफ टाइम्स को सस्टेन करके ले जाएगा, राइट। तो वो चीज़ आपको देखनी है, फ्री कैश फ्लो। और एक और चीज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखनी पड़ेगी, भाई आपको पता चल जाए ठीक है कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी है, वही कंपनी ने 400 प्रॉफिट किया, 400 का फ्री कैश फ्लो पड़ा है कंपनी के पास। पर ये भी तो हो सकता है कि भैया कंपनी ने कहीं पे इन्वेस्ट किया, राइट, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, बुक गिर गई थोड़ी सी, किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया कंपनी ने, वहाँ से उसको रिटर्न्स मिले, वो उसने कहीं कैश फ्लो में डाल दिया। अब भाई कंपनी ने किसी को कोई लोन दिया था, फाइनेंस किया था किसी का, उस लोन से उसको इंटरेस्ट मिला है, वो इंटरेस्ट कैश में मिलेगा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट फ्री कैश फ्लो में उसने डाल दिया। कोई एसेट थी उसकी, उस एसेट को उसने बेच के
और कैश में पैसा आया उसके पास, वो कैश फ्लो में आया उसका। तो इसके लिए दूसरी चीज़ आपको चेक करनी है, वो करनी है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि जो बिजनेस का वो कोर बिजनेस है कंपनी का, उसको कितना कैश फ्लो आ रहा है। जैसे एचयूएल है, एचयूएल का कोर बिजनेस है एफएमसीजी, वो साबुन बनाती है, तेल बनाती है, ये चीज़ें बनाती है, शैम्पू बनाती है। तो उसको उन एफएमसीजी बिजनेस को कितना कैश जनरेट हो रहा है वो आपको पता चलेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। और ये चीज़ आपको कंपनी की बैलेंस शीट में भी आपको चेकआउट करनी है कि भैया कंपनी के सेल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कितनी आ रही है। क्योंकि भैया देखो, ऐसा ही सिंपल सी बात समझो, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स है, ठीक है। भाई टाटा मोटर्स का मेन काम है गाड़ियाँ बनाना, लेकिन अगर टाटा मोटर्स को टाटा मोटर्स का अगर टोटल सेल्स है तो टाटा मोटर्स का 100 रुपये का, उसका प्रॉफिट है 50 रुपये का। अब इसमें से टाटा मोटर्स का जो गाड़ियाँ बेची उसने, उन गाड़ियों को बेच के उसके पास में आया सिर्फ सेल्स के नाम पे उसका हुई 30 रुपये की सेल्स, और प्रॉफिट उसका हुआ सिर्फ 2 रुपये का प्रॉफिट। क्या एक गुड साइन है भाई? जो कंपनी गाड़ी बना रही है वो अगर गाड़ियाँ बनाना जिसका मेन काम है, वो अगर अपनी गाड़ियाँ बेच कर ही पैसा नहीं कमा पा रही है तो फिर बिज़नेस कैसे सस्टेन कर सकता है? मैं आप मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूँ, राइट। तो जो कंपनी का मेन बिजनेस है उससे उसके पास वो ज़्यादा कैश फ्लो जनरेट होना चाहिए, ज़्यादा रेवेन्यू, ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा सेल्स उसकी आनी चाहिए। क्लियर है? तो ये दो चीज़ें कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखनी है, एक। तो भैया अगले स्टेप के अंदर आपको देखना है कुछ रेशियोज, कुछ फाइनेंशियल रेशियोज आपको चेक करने हैं। वैसे तो कई सारे फाइनेंशियल रेशियोज हैं, बट कुछ मेजर जो रेशियोज है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जो आपको चेक करना है, करना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी और भी हम एडवांस लेवल पर सीखेंगे। हर एक रेशियो के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैं बनाऊंगा, एंड इससे पहले मैंने 5 फाइनेंशियल रेशियोज़ के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप ऊपर आई बटन से जा करके चेकआउट कर सकते हो, राइट। और भी वीडियोस हम देखने वाले, और भी वीडियोस में बनाने वाला फाइनेंशियल रेशियोज़ के ऊपर। फिलहाल यहाँ समझते हैं शॉर्ट के अंदर। सबसे पहली चीज़ आपको देखनी भैया कंपनी का पी रेशियो। ये जो पी रेशियो है ना, ये कंपनी का वैल्यूएशन रेशियो। इससे आपको पता चलेगा कि भैया इस कंपनी को अभी खरीदना चाहिए, ये कंपनी सस्ते दाम में मिल रही है, महंगे में मिल रही है, कैसे मिल रही है। इस पी रेशियो की हेल्प से, पी रेशियो का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? पी रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। देखो भैया, शेयर मार्केट के अंदर स्टॉक का जो प्राइस है वो उसकी असली पिक्चर नहीं होता, कंपनी की असली पिक्चर होती है कंपनी अर्निंग कितनी कर रही है, कंपनी पैसा कितना कमा रही है। प्राइस तो कहने को भैया अडानी का भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है आजकल, राइट। मैं यहाँ पर कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, कहने को प्राइस तो अडानी का भी बहुत ग्रो कर रहा है, बट क्या अडानी अर्निंग कर पा रहे हैं? अडानी की स्टॉक्स, मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स अगर हम देखें तो नहीं कर पा रहे हैं। मैंने यहाँ पे अडानी के ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, अडानी स्टॉक्स का स्कैम और स्कैंडल। वो आपने अगर चेकआउट नहीं किया ज़रूर चेकआउट करना, उसको सबसे पहले जा करके ये वीडियो खत्म होते ही, राइट। ऊपर आई बटन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, पीछे लास्ट में एंड स्क्रीन पर भी मैं वो वीडियो लगा दूंगा, वो ज़रूर चेक करना है। भाई प्राइस, कंपनी की शेयर की प्राइस कितनी है? शेयर की प्राइस भैया 80,000 है। एमआरएफ की प्राइस है, बट उसकी अर्निंग्स भी उतनी है, राइट। तो वो देखना है आपको भैया कंपनी की अर्निंग्स कितनी है वर्सेस उसकी प्राइस कितनी है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है पी रेशियो कैलकुलेट होने का, जो होता है वो होता है कंपनी प्राइस डिवाइडेड बाय उसकी अर्निंग्स। भैया कंपनी का आज कोई कंपनी है ABC, ये ABC एक कंपनी है, इसका मान के चलते हैं आज के टाइम पे शेयर मार्केट के अंदर शेयर प्राइस इसका है 200 रुपये का ये शेयर है आज इसका, ये 2,000 रुपये का एक शेयर इस कंपनी का आज के टाइम पे है। और कंपनी जो अर्निंग्स है, कंपनी का जो प्रॉफिट्स है, कंपनी 400 का यहाँ पे प्रॉफिट करती है। क्लियर? तो इस 400 को 2,000 से डिवाइड कर दो आप, कैंसर, ये बचे 4 1 4 4 5 20। तो पी रेशियो आ गया भैया कंपनी का 5 का पी रेशियो आ गया। अब आइडल ऐसा माना जाता है
कि ये जो पी रेशियो है ये किसी भी कंपनी का 20 से कम हो तो बेटर है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि भैया कई सारे फैक्टर्स पर कि भैया कंपनी की अर्निंग्स कितनी है, कंपनी के अंदर अर्निंग का पोटेंशियल कितना है, कंपनी फ्यूचर में कितना बढ़िया कर सकती है, फ्यूचर प्लान्स क्या है उसके, तो मार्केट कंपनी को ज़्यादा पी भी दे सकता है। इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो में बनाऊंगा, पी रेशियो के ऊपर भी। हो सकता है इसके जस्ट नेक्स्ट वाली वीडियो भी आप ही पी रेशियो के ऊपर बना दूंगा, मेरा कुछ नहीं कह सकता, तो मेरा तो डिपेंड करता है मूड के ऊपर। तो पी रेशियो आपको देखना इम्पोर्टेंट है, ये 20 से कम होना चाहिए, ज़्यादा भी हो सकता है। आपको पता कैसे चलेगा ये आइडियल है या नहीं है, आपको देखना है सेक्टर का पी। ठीक है, जैसे आप मान लो नेस्ले का पी रेशियो देख रहे हो, नेस्ले अब काम करती है भैया एफएमसीजी में, तो एफएमसीजी को स्टॉक्स का आप पी देखो, डाबर का देखो, आप एचयूएल का देखो, आप सिंपल टिकर टिप पर, मैंने आपको बताया टिकर टिप पे आप जाओगे वहीं पीयर कंपैरिजन का भी सेक्शन आपको मिल जाएगा, वहीं से आप डायरेक्टली पीयर कंपैरिजन भी कर सकते हो। तो ये चीज़ आप देखो, पी रेशियो देखना इंपॉर्टेंट है। कंपनी का पी रेशियो अगर आज कम है आज के टाइम पे, तो मार्केट हमेशा पी रेशियो ज़्यादा देती है। तो जैसे 5,000 का ही हम लेते हैं कंपनी का शेयर प्राइस एंड कंपनी की अर्निंग्स आज है 500 रुपये, यानी कि कंपनी का जो पी है वो 10 का है। अब जो कि देखो अर्निंग्स कंपनी की बढ़ रही है, तो अल्टीमेटली शेयर मार्केट के अंदर जब कंपनी की अर्निंग्स अगर बढ़ती है तो कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ता है। भाई हम फंडामेंटल एनालिसिस इसीलिए करते हैं, फाइनेंशियल इसीलिए देखते हैं। तो अगर कल को कंपनी की जो अर्निंग्स है चूँकि बढ़ रही है, तो मार्केट इस 50,000 का शेयर कल को ये 10,000 का भी हो सकता है, 5,000 का शेयर। और अगर ये 10,000 का शेयर हुआ तो आपका जो पैसा है वो डिवाइड होकर कितना आ जाएगा, 5 1 5, यानी का पी बन जाएगा यहाँ पे 5 1 5 हो रही है 50 का पी, 50 का पी। अब भैया पी रेशो का सिंपल सा मतलब होता है कि आपको 1 रुपया कमाने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा, सिंपल मीनिंग होता है। तो भैया आप 10 रुपया लगा के 1 रुपया कमाओगे, 50 रुपये लगा के 1 रुपया कमाओगे, सिंपल। 10 रुपये लगा के कमाओगे, ऑब्वियसली बात है कमाना चाहोगे। तो अगर आपने 10 रुपया कमा के 10 रुपये का जब इसका पी था 10 पे, वो टाइम पे आपने कंपनी का शेयर खरीद लिया, तो आज इसका पी जब 50 पहुंचा तो आपके शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 5,000 से 10,000, यानी ऑलमोस्ट डबल हो गए ये शेयर। अगर तो आपने अगर वहाँ पे वो टाइम पे 1 लाख इन्वेस्ट किया था, तो आज वो आपके 2 लाख रुपए बन चुके होते। और कंटिन्यूसली बढ़ेगी, अगर कंपनी अपनी अर्निंग्स बढ़ाएगी तो इसका पी भी। तो पी रेशो बहुत कमाल की चीज़ है, इसके ऊपर डिटेल्ड में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। दूसरा रेशियो आपको यहाँ पे चेकआउट करना है, वो चेक करना है डेट टू इक्विटी रेशो। मैंने पे किस तरह से इसको चेकआउट करना है, देखो डेट टू इक्विटी सिंपल निकलता है कि भाई कंपनी के ऊपर डेट कितना है, उसको डिवाइड कर दो कंपनी के पास इक्विटी कितनी है, उसके पास पैसा कितना है, उसके पास शेयर्स कितने हैं। भाई कंपनी के पास में 100 रुपये का डेट है, कंपनी के पास में 1,000 रुपये की इक्विटी पड़ी हुई है, यानी कि यहाँ पर 0 कैंसिल करेंगे 1/10, यानी कि यहाँ पे डेट टू इक्विटी आ गया। आइडियल ऐसा माना जाता है, मेरा ऐसा मानना है ये जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ये भी आपका कम होना चाहिए। अगर ये 0.5 से कम है, वैसे तो मार्केट में तो माना जाता है 1 से कम होना चाहिए तो अच्छा है, बट यहाँ पे 0.5 से कम है, ऐसा मेरा मानना है। अगर 0.5 से कम है तो वो मैं उसे आइडियल मानता हूँ डेट टू इक्विटी रेशियो को। तीसरी चीज़ आपको तीसरा रेशियो चेक करना है ROCE रेशियो, मैं लिख भी देता हूँ ROCE, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कि भैया कंपनी ने अगर 1,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी तो उस पर कितना परसेंटेज रिटर्न लेकर आए। भाई किसी कंपनी का अगर ROCE फॉर एग्जांपल है 15% का, मतलब वो कंपनी जो पैसा इन्वेस्ट कर रही है अपने बिजनेस में उस पर 15% का रिटर्न लेकर के आ रही है। अगर आप वो बिजनेस ले रहे हो, मान लो अगर आप उस कंपनी को खरीद रहे हो आप, तो उसका 15% का अगर ROCE है, तो आप अगर उस पर कंपनी को खरीदने जा रहे हो मतलब आपको 15% आपकी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न्स मिलने वाला है, आसान भाषा में, राइट। तो ROCE चेक करना ज़रूरी है। ROCE मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मानो तो मैं 15% या इससे ऊपर का जो ROCE है वो मैं आइडल मेरे लिए होता है। तो ROCE बढ़ना चाहिए, 15 से ऊपर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। 15 से कम तो ये होना नहीं चाहिए भैया, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है 15 से कम। तीसरी चीज़ जो आपको चेक करनी है वो करनी है भैया कंपनी का PB रेशो।
प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, कि भैया कंपनी के शेयर प्राइस के कंपैरिजन में उसकी बुक वैल्यू कितनी है। नहीं, देखो हर कंपनी की बुक वैल्यू एक होती है। बुक वैल्यू, ये पीबी रेशो कभी नेगेटिव में नहीं जा सकता, पी रेशो नेगेटिव जा सकता है। पी रेशो आप कई कंपनीज का आप देखोगे नेगेटिव में मिलेगा, जैसे पेटीएम का अगर आप देखोगे, जो कंपनी मेजरली जो कंपनीज लॉसेस फेस कर रही है उनका पी रेशो आपको हमेशा नेगेटिव में मिलेगा, राइट। क्योंकि हमने फॉर्मूला समझाया भी है, फॉर्मूला से आप समझ सकते हो। और जैसे पेटीएम का है, जोमेटो है, इनका जब लॉसेस फेस करने वाली कंपनीज है तो इनका पी रेशो आप देखोगे नेगेटिव मिलेगा, बट पीबी रेशो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। पीबी रेशो ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव होगी, क्योंकि हर कंपनी, कोई भी कंपनी चाहे कितना भी लॉस क्यों नहीं कर रही हो, 1000 करोड़ 2000 करोड़ 5000 करोड़ कितना भी लॉस फेस कर रही हो, बट उसकी हमेशा एक बुक वैल्यू रहेगी ही रहेगी। एंड पीबी रेशो वही है, कंपनी की शेयर प्राइस को हम डिवाइड कर देते हैं उसकी बुक वैल्यू से। वही कंपनी का बुक वैल्यू है 10 रुपये, 10 रुपये बुक वैल्यू कंपनी की है, और यहाँ पे उसका शेयर प्राइस है 100 रुपये का, तो कंपनी का जो पीबी रेशो निकल के आएगा वो आएगा 10 का। तो बुक वैल्यू हमेशा कंपनी की होती है, पीबी रेशो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये जो पीबी रेशो है बेसिकली ये बताता है अगर को कंपनी बंद हो गई तो आपको कितना पैसा मिलने वाला है, उसके ऊपर आपका प्रोबेबिलिटी कितनी है कि आपका पैसा वापस आ जाएगा। पीबी रेशो एक वीडियो में समझाना मुश्किल है, तो मैं इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी। अभी 3-4 तीसरे चौथे वेडनेसडे को आपकी पीबी रेशो की वीडियो आपको मिल जाएगी, नवंबर में होपफुली मैं दे दूँगा। तो ये भी कम होना चाहिए पीबी रेशो, राइट। 2 से कम माना जाता है आइडल मार्केट के अंदर, 2 से कम अगर हो तो बहुत अच्छा है, जितना कम उतना बेटर। नेक्स्ट आपको ये चेक करना है, वो करना है शेयर होल्डिंग पैटर्न। भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न मतलब कि कंपनी के ऊपर के अंदर किस किसने कितना परसेंटेज इन्वेस्ट किया हुआ है। जैसे आप जो स्क्रीन पर अभी आप ग्राफ देख रहे हो अपनी, ये है एचयूएल का शेयर होल्डिंग पैटर्न। भैया एचयूएल में प्रमोटर्स ने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है उसके, उस पर एफआईआईज ने कितना इन्वेस्ट किया है, डीआईआईज ने कितना इन्वेस्ट किया है, ये सारी चीज़ें ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है चेक करना कि भैया कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर कौन होते हैं कंपनी के, ये बेसिकली कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, जिनका कंपनी में सबसे बड़ा शेयर होता है, कंपनी के मालिक होते हैं जिन्होंने बिजनेस को शुरू किया है। अब अगर उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको चेक करना है कि क्या वो शेयर्स अपने जो शेयर होल्डिंग पैटर्न उसको कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अगर वो उसको बढ़ा रहे हैं मतलब एक अच्छा सिग्नल है। कोई भी बंदा अपनी कंपनी के शेयर, किसी भी कंपनी के शेयर्स क्यों खरीदेगा, जब उसको लगेगा कि भैया इस कंपनी में दम है, आप फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकती है कंपनी। और प्रमोटर्स को तो देखो, चूँकि शेयर होल्डर्स जो प्रमोटर्स है कंपनी जो चला रहे हैं, उनको तो ऑब्वियसली बात है, पता ही है कि कंपनी के फ्यूचर में क्या प्लान है, क्या इम्पैक्ट होने वाला है, कंपनी किस डायरेक्शन में जाने वाली, तो अपने शेयर्स वापस खरीदना शुरू कर देते हैं, तो उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वो आपको चेक करना है। देखो अब यहाँ 75% से ज़्यादा तो सेबी ने अलाउ ही नहीं किया हुआ है किसी भी प्रमोटर को कि आप अपनी कंपनी में शेयर होल्डिंग रखो। अपनी 75% से ज़्यादा कोई भी शेयर होल्डर किसी भी कंपनी में नहीं रख सकता, कोई भी प्रमोटर अपना होल्डिंग, सेबी ने कहा है ये। तो यहाँ एक आइडल अगर माने तो, अगर मेरी बात मैं अगर मानूँ तो मेरा ऐसा मानना है, अगर किसी भी कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर होल्डिंग कंपनी के अंदर 51% से कम है, प्रमोटर्स के बाद 51% से कम शेयर अगर है, तो उसके अंदर में एक मिनट भी नहीं लगा था उस कंपनी के शेयर्स ना खरीदने में। अगर इससे कम है तो इससे ज़्यादा ही हमेशा होना चाहिए, और कंसिस्टेंटली ग्रो भी करना चाहिए। जितना ज़्यादा उतना बेटर शेयर होल्डिंग पैटर्न आपका, और शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ता ही रहना चाहिए आपका। फिर यहाँ एक और चीज़ आ जाती है, डीआईआईज और एफआईआईज। भैया ये बहुत कमाल की चीज़ है। डीआईआई ने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफआईआई ने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो डीआईआई एफआईआई जो है ये बेसिकली बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट फर्म्स, इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो शेयर्स मार्केट के अंदर शेयर्स खरीदते हैं। एफआईआई मतलब जो बाहर के होते हैं, और डीआई मतलब जो इंडिया के म्यूचुअल फंड हाउसेस वगैरह होते हैं वो। अगर किसी स्टॉक के अंदर आपको बाकी सारी चीज़ें सही दिख रही है,
बाकी सब अच्छा है, कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस शीट अच्छी है, उसके कैश फ्लो, कंपनी के पास प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही है लगातार कंपनी के अंदर। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कि क्योंकि देखो ये लोग जब भी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, FII बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 100 करोड़ 200 करोड़। तो आज मान लो उस कंपनी के सारे फंडामेंटल सब कुछ आपने चेक किया, सब कुछ बहुत ही औसम है, और उसका शेयर का प्राइस आज है 200 रुपये। कल को कोई FII आता है, कोई DII आता है, उस शेयर के अंदर, उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो उसका शेयर का प्राइस 200 से 2000 भी पहुंच सकता है। सोचो अगर आपने 200 रुपये के प्राइस पर अगर आपने ये कितना रिटर्न्स बनता है, 10 गुना रिटर्न्स बनता है भाई साहब। अगर वो टाइम पे आपने इस कंपनी में 1 लाख इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जांपल 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया, तो वो पैसा डायरेक्टली कुछ ही टाइम के अंदर 1 लाख आपका डायरेक्टली 10 लाख बनेगा। सीधा मैजिक। कई लोग कहते हैं शेयर मार्केट के अंदर पैसा डबल कैसे होता है, रातों रात कैसे बढ़ता है? इसी तरह से बढ़ता है। अच्छी कंपनीज देखिए आपने, कंपनी का सब कुछ स्ट्रॉन्ग है, बस FII DII इसकी होल्डिंग नहीं है ज़्यादा। कभी ना कभी FII DII इसकी उस कंपनी पर नज़र पड़ेगी, वो इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, शेयर प्राइस रॉकेट की तरह भागेगा उसका। अगर कंपनी फंडामेंटल्स, अगेन बोल रहा हूँ, फंडामेंटल्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो। और एक चीज़ और नोटिस करनी है कि भैया प्रमोटर होल्डिंग कम क्यों होती है? अगर प्रमोटर को लगेगा कंपनी में दम नहीं है तो प्रमोटर होल्डिंग अपनी कम कर देगा, शेयर बेचना शुरू कर देगा। प्रमोटर होल्डिंग कम हो रही है मतलब आपको उस शेयर से तुरंत निकल जाना है, 1 मिनट भी नहीं सोचना, ठीक है। और एक चीज़ और इसी के साथ इंपॉर्टेंट है, शेयर होल्डिंग पैटर्न जब आप चेक कर रहे हो तो आपको चेक करना है कम शेयर्स का प्लेजिंग। ये भी टिकट ऐप पर आप जाओगे बड़ी इजीली मिल जाएगा, येलो कलर में आपको दिखेगा, जिसमें मैं साइड में एक स्टॉक का आपको दिखा भी रहा हूँ यहाँ पे। तो जो येलो कलर में आपको दिख रहा है, ये इतने % शेयर्स मतलब प्लेज किए हुए हैं कंपनी के प्रमोटर्स ने। प्लेजिंग मतलब कि भैया शेयर्स को गिरवी रख देना मार्केट के अंदर। मार्केट में आपने शेयर्स गिरवी रख के मार्केट से लोन उठाया, पैसा उठाया है आपकी फर्म ने, भाई मेरी कंपनी को 100 करोड़ का डेट चाहिए, और तो मैं 100 करोड़ के बदले में मेरे पास में कंपनी के 75% शेयर होल्डर हूँ, तो मुझे 100 करोड़ का डेट उठाना है मार्केट से, तो मैं अपने शेयर्स गिरवी रख दूंगा। मेरी कंपनी के पास में और कुछ है ही नहीं गिरवी रखने को, मैं अपने शेयर्स गिरवी रख दूंगा। मैंने 25% शेयर्स गिरवी रखी है, मेरी प्लेजिंग होगी 25% की। तो ये चीज़ भी आपको नोटिस करनी है, प्रमोटर प्लेजिंग होनी नहीं चाहिए किसी भी स्टॉक के अंदर ज़्यादा। एंड अगर मेरी मानो तो मैं तो जिस भी स्टॉक के अंदर अगर मुझे 0.1% भी अगर प्रमोटर प्लेजिंग दिखती है, मैं 1 मिनट नहीं सोचता, उस स्टॉक को भी आउट कर देता हूँ इन्वेस्टिंग लिस्ट से। फिलहाल मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट नहीं किया है, बट मैं अभी एनालाइज कर रहा हूँ स्टॉक्स को, तो उन स्टॉक्स में पहले आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। ये कुछ स्टेप्स हैं जिनसे आप शेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हो कि भैया किन स्टॉक्स के अंदर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, किन स्टॉक्स में नहीं करनी है। क्या ये कंप्लीट गाइड है? क्या कंप्लीट गाइड है? क्या इन पॉइंट्स के बेसिस पर आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए? आई वुड से नहीं, ये पूरी कंप्लीट गाइड नहीं है। हाँ, एक बेसिक गाइड है। अगर आप शुरुआत कर रहे हो, आपको शुरुआत में ब्लू चिप कंपनीज, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक रिलायंस है, टाटा है, ITC है, इन कंपनीज के अंदर, बजाज है, डाबर है, इनके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है स्टार्टिंग के अंदर, और वहाँ ये पैरामीटर्स आपको चेक करना है, ठीक है। और एडवांस और भी आगे की कई सारी चीज़ें सीखने की, कई रेशियोज़ है, कई सारी चीज़ें सीखने की, जो हम धीरे धीरे सीखते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन की जर्नी में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट ज़रूर कर देना। कमेंट में बताना और किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात, हमारे इस मिशन में डेट हम इंडिया को एक फाइनेंशियली एजुकेटेड पर्सन बनाना चाहते हैं, फाइनेंस को हर एक की कप ऑफ टी बनाना चाहते हैं। इसमें हमारा सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फाइनेंशियल टॉपिक को आपकी कप ऑफ टी बनाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।